नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर उपचुनाव होने हैं और इसी बीच ग्वालियर में सिंधिया के कार्यक्रम का कांग्रेस ने किया है विरोध। एसपी और कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की कर दी है मांग। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी राज में गरीबों को बड़ा झटका, महंगा हुआ ट्रेन का सफर और स्टेशन पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा प्रशांत भूषण का, जिनके खिलाफ 2009 के अवमानना केस में सुनवाई टल गई है और सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब इसकी सुनवाई करेगी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत होने वाली है और भाजपा को झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ग्वालियर में सिंधिया के कार्यक्रम का कांग्रेस ने किया विरोध, कलेक्टर एसपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर कलेक्टर और एसपी के खिलाफ वहां के अलग अलग 4 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत की गई हैं। ये शिकायतें कांग्रेस की तरफ से की गई हैं। आरोप है कि कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम गाइडलाइन के बावजूद भी ग्वालियर में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम को पुलिस और प्रशासन की सहायता मिली। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपना घर देखना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं और वरिष्ठ अभिभाषकों के साथ जाकर थाना पड़ाव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह को ग्वालियर के कलेक्टर और एसपी के खिलाफ 4 थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए अलग अलग आवेदन देकर उनसे पावती भी हासिल की। मिश्रा ने बताया कि इन दोनों ही अधिकारियों ने कोविड-19 को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की 31 अगस्त 2020 तक जारी की गई गाइडलाइन और हर रविवार को होने वाले लॉकडाउन को उल्लंघन कर राजनीतिक दबाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झटका, महंगा हुआ ट्रेन का सफर, स्टेशन पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का बोझ बढ़ने वाला है। यात्रियों के लिए बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ना महंगा हो जाएगा। अब यात्रियों को स्टेशन पर पहले से ज्यादा यूजर फीस जमा करनी होगी। बता दें कि रेलवे ने यह कदम यूजर डेवलपमेंट फीस के रूप में बढ़ाया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने स्टेशन यूजर फीस बढ़ा दी है। ऐसी स्थिति में कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेनों को पकड़ने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। यह नियम उन रेलवे स्टेशनों के लिए होगा जिन्हें पुनर्विकास परियोजना के तहत निजी कंपनियों द्वारा नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इन स्टेशनों पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये निजी कंपनियां इन स्टेशनों का वाणिज्यिक परिचालन करेंगी। बता दें कि रेलवे पुनर्विकास परियोजना के तहत कई बड़े रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इसमें मुंबई, जयपुर, हबीबगंज, चंडीगढ़, नागपुर, बिजवासन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने परियोजना के लिए एक योजना भी तैयार की है। इन स्टेशनों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इन स्टेशनों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से ग्राहकों को सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए बोली लगाने के माध्यम से निजी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। मुंबई सीएसटी के लिए बोली आमंत्रित की गई। स्टेशनों को विकसित करने के अलावा कंपनियों को वहां एक वाणिज्यिक परिसर खोलने और स्टेशन उपयोगकर्ता शुल्क जमा करने की अनुमति दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के अवमानना केस में सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच करेगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, प्रशांत भूषण कोर्ट कंटेम्प्ट। प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 अदालत की अवमानना मामले में चल रही सुनवाई फिलहाल टल गई है। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब मामले की सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा है। अब सीजेआई की नई बेंच का गठन करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने कहा वो रिटायर हो रहे हैं। अब अगली सुनवाई करने वाली उचित बेंच ये तय करेगी कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है या नहीं। पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने 2009 में दिए अपने बयान पर खेद जताया था, लेकिन बिना शर्त माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था कि तब मेरे कहने का तात्पर्य भ्रष्टाचार कहना नहीं था, बल्कि सही तरीके से कर्तव्य न निभाने की बात थी। बताते चले कि 2009 में एक इंटरव्यू में वकील भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के 8 पूर्व चीफ जस्टिस को भ्रष्ट कहा था। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल तय किए थे। प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कोर्ट द्वारा भूषण की ओर से जमा कराए गए 10 सवालों की जानकारी दी और कहा कि इस तरह के मामलों में स्पष्टता के लिए इन सवालों पर संविधान पीठ का विचार करना जरूरी है। इसके जवाब में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मेरे पास समय की कमी है, मैं कोर्ट का काम कर रहा हूं, तो क्या मेरे लिए इस मुद्दे पर कॉल करना उचित है? यह भी एक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मामले को सीजेआई के पास भेजा जाए, सीजेआई तय करेगी कि बड़ी बेंच सुनेगी या नहीं। बता दें कि जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में एक सर्कुलर ने उड़ाई शिक्षकों की नींद, 3 संतान वाले टीचर की
नौकरी पर संकट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अब शिक्षकों से उनके बच्चों की जानकारी जुटा रहा है। अगर किसी शिक्षक की 3 संतान है तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश भर के शिक्षकों से एक प्रपत्र के जरिए उनकी संतानों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अगर किसी शिक्षक की 3 या उससे ज्यादा संतानें हुई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारियों ने संतानों के बारे में शिक्षकों से जुड़ी जानकारी मांगी है। बीईओ ने स्कूल प्राचार्य को एक प्रपत्र भेजा है। इस प्रपत्र में 7 कॉलम हैं। प्रपत्र के 6वें कॉलम में 26 जनवरी 2001 या इसके बाद शिक्षकों के घर जन्मे बच्चों की संख्या की जानकारी देनी है। 26 जनवरी 2001 के बाद से शिक्षकों की 3 संतानें होंगी तो उन्हें अपात्र माना जा सकता है। कोरोना संकट काल के दौरान शिक्षक वेतन देरी से मिलने, वेतन वृद्धि और डीए रुकने से परेशान हैं। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड का खराब रिजल्ट आने को लेकर शिक्षकों पर कार्रवाई की स्कूल शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ 3 संतानों की जानकारी प्रपत्र में भरवाने से शिक्षकों में खासी नाराजगी है। शिक्षक संगठनों ने प्रपत्र में बच्चों की जानकारी मांगने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। हर विभाग के लिए यह सर्कुलर। प्रपत्र में 3 संतान की जानकारी मांगने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि यह सर्कुलर सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नहीं है, सभी विभागों के लिए इस तरह का सर्कुलर है। सर्कुलर पहले जारी हुआ था 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान वाले शासकीय सेवकों की जानकारी पहले भी मांगी गई थी। संतानों की जानकारी का प्रावधान तो है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वेदर अपडेट्स। बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा में आज हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने ऑल इंडिया वेदर वार्निंग बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी। मौसम विभाग की माने तो आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आस पड़ोस में कम दबाव के क्षेत्र हैं, जहां अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि मानसून गर्त अभी सक्रिय है और इसके दक्षिण में स्थिति सामान्य है। ऐसा अगले 2 से 3 दिनों के लिए हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में 25 अगस्त यानी आज भारी बारिश के अनुमान है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। ये हवाएं दक्षिण पश्चिमी से अरब सागर के पश्चिमी, मध्य और बंगाल की खाड़ी के उत्तर में आ सकती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने दिया महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। आरजेडी के लिए तय की 150 सीटें। जी हां दोस्तों, भाजपा, जेडीयू और लोजपा के रास्ते पर आते ही महागठबंधन के घटक दलों में भी हरकत तेज हो गई है। सीटों के बंटवारे पर बात आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिनों से दिल्ली में जमे हैं। उन्हें कांग्रेस के आंतरिक महाभारत के खत्म होने का इंतजार है, जिसके बाद वह अहमद पटेल से मुलाकात करके सीट बंटवारे की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे का अपना फॉर्मूला दिया है। इसके तहत उन्होंने राजद के लिए न्यूनतम 150 सीटें तय कर रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य बंटवारा राजद और कांग्रेस के बीच ही होना है। जब शीर्ष स्तर पर दोनों दल सीटों की परस्पर दावेदारी पर एकमत हो जाएंगे और दोनों के हिस्से की संख्या तय हो जाएगी तो बाद में दोनों दलों के करीबी सहयोगियों को भी उनकी हैसियत के हिसाब से सीटें दे दी जाएंगी। लालू के फॉर्मूले के मुताबिक राजद के हिस्से से माले और विकासशील इंसान पार्टी को सीटें मिलनी है, जबकि कांग्रेस के हिस्से से उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और भाकपा माकपा को सीटें दी जानी हैं। सीट बंटवारे को कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यीय समिति। कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे की गुत्थियों को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बना रखी है, जिसमें वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल और शक्ति सिंह गोहिल शामिल हैं। गोहिल बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और लोकसभा चुनाव के पहले से ही बिहार के राजनीतिक हालात को समझते हैं। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की ओर से राजद से उक्त तीनों नेता ही बात करेंगे, बाकी कोई अन्य अधिकृत नहीं है। पिछले सप्ताह गोहिल इसी मसले पर बात करने आए थे। 3 दिनों तक पटना में रहना था, तेजस्वी से मिलकर सीटों का मसला सुलझाना था, लेकिन उन्हें अचानक लौट जाना पड़ा था। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने राजद के लिए 150 से 160 सीटें तय कर रखी हैं। राजद ने एक एजेंसी से सर्वे कराने के बाद अपने दावे वाली सीटों को भी चिन्हित कर रखा है। तेजस्वी को कांग्रेस के साथ उसी सूची पर बात करनी है जिस पर लालू ने अपनी मुहर लगा रखी है। लालू की सूची के हिसाब से कांग्रेस के खाते में 83 से 93 सीटें आ सकती हैं। इन्हीं सीटों में से कांग्रेस को
अपने साथ खड़े रालोसपा और भाकपा माकपा को संतुष्ट करना होगा। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। गोहिल चाहते हैं कि भाकपा माकपा को सीटें भी राजद अपनी ओर से ही दे। ऐसा हुआ तो राजद को 15 से 20 सीटें कुर्बान करनी होंगी। दूसरी बड़ी दिक्कत विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को लेकर आ रही है। सूचना है कि सत्ता मिलने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रखी है, जिसके लिए राजद तैयार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोचिंग संस्थाओं के दबाव में है केंद्र सरकार, पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, देश के 45 लाख छात्र नीट, जेईई और एनटीए की परीक्षा को लेकर परेशान हैं। इनमें से 11 लाख बिहार के बच्चे हैं। कोरोना के कारण मार्च से अभी तक स्कूल और कॉलेज बंद हैं, यातायात बंद हैं, छात्र परेशान हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। बाढ़ और कोरोना से बिहार का बुरा हाल है, लेकिन यह छात्र विरोधी केंद्र और राज्य सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोचिंग संस्थाओं के हाथों केंद्र सरकार बिक चुकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोचिंग माफिया हमारे बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। सरकार इन कोचिंग माफियाओं के इशारे पर हमारे बच्चों के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सोमवार को ये बातें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास कोरोना और बाढ़ से लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग बाढ़ और कोरोना से मर रहे हैं। कोरोना से बिहार के अब तक 21 डॉक्टरों की ऑन ड्यूटी मौत हो चुकी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोर नचा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधुनिक तकनीक से लैस 2500 की क्षमता वाला चुनावी हॉल तैयार किया है। यह बिहार की जनता के साथ क्रूर मजाक है। कोरोना काल में बिहार का चुनाव स्थगित होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने की महत्वपूर्ण बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव प्रक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देश को लेकर चर्चा की गई। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाहर से आए सभी प्रवासी मजदूरों को मतदाता पहचान पत्र बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने के साथ इस बार मतदान कर्मियों की संख्या भी बढ़ेगी। इस चुनाव में 1000 मतदाता पर एक मतदान केंद्र बनाए जाने के कारण अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। मतगणना को लेकर भी बड़े स्थान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में चुनावी सभा को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि जो भी पार्टी सबसे पहले स्थान आरक्षण का आवेदन देगी, उन्हें वह स्थान आरक्षित कर दिया जाएगा। इसके अलावा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सहित विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना से निश्चिंत होना खतरनाक साबित होगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन नागरिकों को इससे निश्चिंत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से सावधानी रखना आवश्यक है। ठाणे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 1800 बेड के कोरोना उपचार केंद्र का सोमवार को लोकार्पण किया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का मुकाबला डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और सभी दलों के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, इसलिए इन कोरोना योद्धाओं का वह आभार व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई व आसपास के इलाकों में कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। आज उन्होंने ठाणे, नई मुंबई, कल्याण, डोंबिवली सहित नगर निगम के अधिकारियों से भी चर्चा की है। कोरोना की रोकथाम के लिए सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जगह कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसी वजह मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन नागरिकों को मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू किया है, लेकिन वह चाहते हैं कि जो अनलॉक किया जा रहा है उसे बंद करने की नौबत न आए। इसका ध्यान राज्य के सभी नागरिकों को रखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई त्योहार भी आए। इस समय गणेश पर्व चल रहा है, लेकिन सभी धर्म के लोगों ने त्योहार के दौरान भी लॉकडाउन का पालन करते हुए सरकार को सहयोग किया है, इसलिए वह सभी धर्म के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट सख्त, शादी समारोह में संख्या सीमित तो इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हुआ? जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार 24 अगस्त को उस जनहित याचिका की सुनवाई की जिसमें भाजपा के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम को चुनौती दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शादी समारोह व अंत्येष्टि में लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, तब शहर में इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी? कार्यक्रम में सुरक्षित शारीरिक दूरी कहाँ दिख रही है?
कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। देर शाम तक ऑर्डर आने की संभावना है। अधिवक्ता हेमंत राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने तर्क दिया था कि शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। 100 से ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। संक्रमण के चलते दूसरे कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे संकट में भाजपा शहर में अपना सदस्यता अभियान चला रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम होने हैं। सबसे पहले फूलबाग पर कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। जिलों से कार्यकर्ताओं को शहर लाया जाएगा। अगर कोरोना फैलता है किसकी जिम्मेदारी होगी? प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस वजह से प्रशासन भी शांत बैठा हुआ है। लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। चुनाव को लेकर जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए। लोगों की सुरक्षा का मामला है, इसलिए अर्जेंट में सुना जाए। याचिकाकर्ता ने पिटीशन तैयार कर हाई कोर्ट पेश की। स्पेशल बेंच के माध्यम से याचिका की सुनवाई 21 अगस्त को चाह रहे थे। चीफ जस्टिस को कारण भी बताए गए कि इसे क्यों जल्दी सुना जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर शहर में कार्यक्रम होता है तो बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण फैल सकता है। इस पर चीफ जस्टिस कार्यालय से जवाब आया था कि 24 अगस्त वाले हफ्ते में सुना जाएगा। याचिका की सुनवाई की टेंटेटिव डेट 25 अगस्त लगा दी गई थी, लेकिन कोर्ट से संदेश आ गया कि सोमवार को ही इसे सुना जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा झटका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस विधायक के रूप में काम करने की अनुमति देने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक के लिए भाजपा विधायक की याचिका का सोमवार को निस्तारण कर दिया। शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर भाजपा विधायक की याचिका को अब निरर्थक बताते हुए इसका निस्तारण किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सूचित किया कि उच्च न्यायालय ने आज सवेरे भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर आदेश पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका पर उसके गुण दोष के आधार पर फैसला किया जाए। सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से 3 महीने के अंदर मामले पर फैसला करने को कहा। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के मद्देनजर यह याचिका अब निरर्थक हो गई है। न्यायालय ने 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई 24 अगस्त के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि उच्च न्यायालय सारे मामले पर विचार कर रहा था। न्यायालय को सूचित किया गया था कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले की सुनवाई कर रहा राजस्थान उच्च न्यायालय बुधवार तक बंद है। बताया जा रहा था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने की वजह से अदालत का कामकाज 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार। राम राज्य की बातें करने से कुछ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार की आलोचना की और सवाल किया कि क्या यही राम राज्य है। बीएसपी का योगी सरकार पर हमला। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लिखा, यूपी के सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, चित्रकूट में बंधुआ मजदूरी न करने पर युवक की हत्या व उसके बेटे का हाथ तोड़ना व गोरखपुर में डबल मर्डर आदि जघन्य घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। क्या यही है सरकार का राम राज्य? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बीएसपी की यह मांग है। इससे पहले मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा था, बीजेपी द्वारा केवल राम राज्य की बात करने से यूपी की गरीब जनता का विकास व उत्थान होने वाला नहीं है और न ही उन्हें जुल्म ज्यादती से निजात ही मिलने वाला है, बल्कि श्री राम के उच्च आदर्शों पर चलकर सरकार चलाने से यही है सब संभव हो सकता है, जिस पर यह सरकार चलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में अगर गोरखपुर में हत्या, बलात्कार व अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही मान्यवर को गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना पड़ेगा। जिनसे अपना शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे? कोई उन्हें ज्ञान दें कि अपराध के रहते विकास नहीं हो सकता। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अपराधों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि कानून व्यवस्था के लिए विपक्ष कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने विधानसभा में आंकड़े पेश करते हुए वह भी कहा कि राज्य में हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। मुख्यमंत्री ने 2016 से लेकर अब तक के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि राज्य में अपराध का ग्राफ गिरा है। उन्होंने कहा था कि विपक्ष कानून व्यवस्था की बात करता है, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई नीट परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग को लेकर 4000 छात्रों ने की भूख हड़ताल।
जी हां दोस्तों, जेईई और नीट और अन्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब देश भर के 4000 से अधिक छात्रों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करवाने की मांग को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल आरंभ की है। देश भर के छात्रों ने मांग की है कि बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द की जाए और अन्य प्रवेश परीक्षा जैसे यूजीसी नेट, सीएलएटी, नीट और जेईई को स्थगित किया जाए। दरअसल कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने की संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।